तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था ड्रैग इक्वेशन। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू ड्रैग इक्वेशन डिस्कस की जा रही है। तो इसके लिए हम दोबारा से लिखते हैं ड्रैग इक्वेशन को, जो मैं प्रीवियस नोट्स में आपको इक्वेशन नंबर 24 थी मेरी, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही है, उस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर 24 दोबारा लिख दी। कहाँ है 24? ये वाली इक्वेशन है, ऐसा उतार दिया 24। इसे हम ड्राइव कर चुके हैं इक्वेशन को। अब प्रोबेबिलिटी और करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और करंट डेंसिटी आपको पता ही है, सेम प्रोसीजर होता है श्रोडिंगर इक्वेशन में कि पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसे साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड से, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख लेते हैं और उसे फिर साई से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से। तो हमने ये ड्रैग इक्वेशन लिख ली, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का रिलेटिविस्टिक फॉर्म थी। ड्रैग इक्वेशन लिख ली और उसे हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से साई डैगर से मल्टीप्लाई कर लिया। लेफ्ट साइड से साई डैगर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस इक्वेशन को जब हम लेफ्ट साइड से साई डैगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आई एच क्रॉस, तो आई एच क्रॉस आ गया, यहाँ साई डैगर से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, और ये टर्म एस सच आ गई, आई एच क्रॉस सी, आई एच क्रॉस सी, आई एच क्रॉस सी आ गया। अब साई डैगर आ गया, साई डैगर एल्फा और डॉट डेल साई, प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। ये बीटा साई को एक साथ लेना पड़ेगा, बट ओ यहाँ पे ये देखो एम नॉट सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर, इस टर्म को लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर और बीटा साई, एम नॉट सी स्क्वायर बीटा साई, क्योंकि बीटा एक ऑपरेटर है जो साई पे ऑपरेट हो रहा है। इसीलिए जब साई डैगर से मल्टीप्लाई करेंगे आप लेफ्ट साइड से, तो बीटा साई को एक साथ लेना पड़ेगा। तो इस टर्म का बीटा और साई एक साथ है, ये एम नॉट सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे, और बीटा साई को बाद में लिख दीजिए। तो साई डैगर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साई डैगर बीटा साई होगा। तो ये तो हमने कर लिया कि हमने साई डैगर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते थे, श्रोडिंगर इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते थे। इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, एडजॉइंट लेना पड़ेगा, डैगर वाला लेना है आपको। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये वाली, इसका एडजॉइंट लिया है, तो जहां पे साई है वहां साई डैगर लगा देंगे। और जब एडजॉइंट लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट उल्टी हो जाती है। तो आई एच, तो पहली टर्म जो थी दोबारा लिखते हैं, पहली वाली टर्म ये ऐसा चल जाएगी, साई डैगर हो जाएगा, साई के स्थान पे क्या हो जाएगा, साई डैगर हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस सी, माइनस आई एच क्रॉस सी रहेगा। ये एल्फा डॉट डेल साई था, तो डॉट प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि एडजॉइंट ले रहे हैं। तो डेल साई के स्थान पे, साई के स्थान पे क्या हो जाएगा, साई डैगर, डेल्टा साई डैगर हो जाएगा, डॉट एल्फा हो जाएगा, एल्फा बाद में आ जाएगा, डॉट एल्फा, क्योंकि हमें ऑर्डर क्या करना है, बदलना है। इसी तरह से आगे भी ऑर्डर बदलना है। ये एम नॉट सी स्क्वायर था, एम नॉट सी स्क्वायर ये आ गया, ये बीटा साई था, बीटा साई, यहाँ पे ऑर्डर क्या था, बीटा साई, ऑर्डर क्या हो गया एडजॉइंट लेने पर, साई बीटा, यानी साई डैगर बीटा। जैसे एडजॉइंट लिया तो साई के स्थान पर साई डैगर रखा, तो ऑर्डर भी क्या होगा, रिवर्स, तो बीटा साई की जगह क्या हो जाएगा, साई डैगर बीटा। जरा मैं अपना फ्लाइट मोड लगा लेता हूँ, नहीं तो बार बार मैसेज आएंगे। तो ठीक है, आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन अचीव कर ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ड्रैग इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को लेफ्ट साइड से साई डैगर से मल्टीप्लाई किया था, सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर फर्स्ट इक्वेशन का आपने एडजॉइंट ले लिया, तो आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। यहाँ अल्फा और बीटा हम पहले ही बता चुके हैं, मैट्रिसेस थी, ऑपरेटर थे, ऑपरेटर मैट्रिक्स ऐसी एक ही बात होती है, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स थी, हर्मिशियन ऑपरेटर थे। अब क्या करना है, जो एडजॉइंट लिया था इक्वेशन का, उसे राइट साइड से साई से मल्टीप्लाई करना है।
यानी कि इक्वेशन 3 को, इसे इक्वेशन को राइट साइड से साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रॉम राइट। जब इसे साई से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को, तो देखो पहली टर्म तो ये आ गई, ये देखो साई यहाँ आ गया राइट साइड में, नीचे ये साई आ गया जिस पर मैंने गोला लगा दिया, सही है क्या। इसमें भी साई राइट साइड में आ गया, एस एच ए लिख दी, एल्फा एल्फा था राइट में, तो एल्फा साई हो गया, देखो राइट साइड में एल्फा साई आ गया। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह, यहाँ साई साई डैगर बीटा था, तो साई डैगर बीटा साई आ जाएगा, क्योंकि साई और आ जाएगा राइट साइड में। अब आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन हो गई। फोर्थ इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये है फोर्थ इक्वेशन ऊपर, ये नीचे फोर्थ इक्वेशन है, देखो ध्यान से, और ऊपर कौन सी है, सेकंड। तो सेकंड में से क्या कर रहे हैं, फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सेकंड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड देखिए, सेकंड की लेफ्ट साइड है आई एच क्रॉस साई डैगर डेल साई बाई डेल टी, फोर्थ की है माइनस आई एच क्रॉस डेल साई डैगर बाई डेल टी साई। तो जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, दिस माइनस दिस, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई एच क्रॉस कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साई डैगर डेल साई बाई डेल टी प्लस डेल साई डैगर डेल टी साई, प्लस में आ जाएगी, ये दोनों टर्म प्लस में आ जाएगी आई एच क्रॉस कॉमन होके। तो देखो यही आ गई है, आई एच क्रॉस कॉमन हो गया ये, और साई डैगर डेल साई बाई डेल टी, डेल साई डैगर डेल टी इंटू साई। ऐसी सेकंड और फोर्थ की राइट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, आई एच क्रॉस सी, आई एच क्रॉस सी, ये साई डैगर एल्फा डॉट डेल साई, यह डेल साई डैगर डॉट एल्फा साई, यहाँ एम नॉट सी स्क्वायर साई डैगर बीटा साई, और यहाँ पे भी क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे भी एम नॉट सी स्क्वायर साई डैगर बीटा साई है। तो ये वाली टर्म जो है लास्ट टर्म में तो कैंसिल हो जाएगी आपस में, क्या रह जाएगी, जो राइट साइड में सेकंड राइट साइड में ये वाली टर्म है, दिस माइनस दिस हो जाएगी, यानी माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा दोनों में से, आई एच क्रॉस सी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा अब दिखाते हैं, ये टर्म आ जाएंगी, माइनस आई एच क्रॉस सी साई डैगर एल्फा डॉट डेल साई, माइनस आई एच क्रॉस सी डेल साई डैगर एल्फा साई डॉट एल्फा साई। लेफ्ट हैंड साइड जो थी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी, इन सब में से देखो आई एच क्रॉस यहाँ भी है, आई एच क्रॉस यहाँ भी है, और आई एच क्रॉस यहाँ भी है, इन सबको कैंसिल कर दिया, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी है। तो लेफ्ट साइड में दो ये वाला ब्रैकेट बचा, ये टर्म बची, हाँ ये आई एच क्रॉस भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा साई डैगर डेल साई बाई डेल टी प्लस डेल साई डैगर बाई डेल टी साई। तो ये तो कुछ, दिस इज सिंपली डेल बाई डेल टी ऑफ साई डैगर साई है। और जो राइट हैंड साइड की दो टर्म है उन्हें लेफ्ट में लाके दोनों को प्लस में लिया है और कंबाइन करके लिख दिया, क्यों, दोबारा देखते हैं, इन दोनों टर्म्स की जगह इनमें आई एच क्रॉस तो कैंसिल हो ही गए थे, लेफ्ट साइड से आई एच क्रॉस तो कैंसिल हो गए थे, इन दोनों टर्म्स को हमने लिख दिया सी डेल डॉट साई डैगर एल्फा साई। डेल जो है ऑपरेटर है, आपको पता है जैसे डेल बाई डेल एक्स, क्या है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, इस तरह का ऑपरेटर।
तो जब डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो कैसे ऑपरेट होगा इस पे फंक्शन पे? पहले होगा साइड एगर पे, क्या होगा? डेल साइड एगर डॉट एल्फा साई होगा। दोबारा होगा एल्फा पे, साइड एगर डेल एल्फा डॉट साई। लेकिन एल्फा क्या है? ये वो मैट्रिक्स फॉर्म ऑपरेटर है, ये वेव फंक्शन नहीं है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और तीसरा होगा डेल डॉट साई, तो ये इन्हीं दो, यही है, इसे एक्सपेंड करने पे यही आएगा जो ऊपर है, साई डेकर अल्फा डॉट डेल साई और डेल साई डेकर डॉट अल्फा साई, ये आएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल से इसे। तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके एच को हटा दीजिए, ये लिख दिया था, और इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके ये लिख दिया। सो दिस इज नथिंग बट दी सी अंदर ले लिया ब्रैकेट में, इस सी को अंदर ब्रैकेट में ले लो यहाँ पे, तो ये हो गया दिस। यहाँ साई डेकर साई जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई, इसे कह दीजिए रो, और सी साई डेकर अल्फा साई प्रोबेबिलिटी करंट हो गया, इसे कह दीजिए जे। जब इन्हें जे कह देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी आपकी इक्वेशन है थोड़ी सी ब्लर है, आपकी इक्वेशन आ जाएगी इस तरह की, डेल साई और डेल टी डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। यहां मैंने साई डेगर और साई लैम्डा इज इक्वल टू 1 to 4 सिग्मा साई लैम्डा स्टार अल्फा साई, इस फॉर्म में है ये। और सी साई डेगर अल्फा साई जो था ये जे है, और ये भी आई कोमा सिग्मा 1 to 4 समेशन है, ये जो ये है और एनलार्ज कर देते हैं, ये है आई कोमा सिग्मा 1 to 4 समेशन साई आई स्टार अल्फा, साई आई स्टार अल्फा लैम्डा साई और साई सिग्मा। क्योंकि आप 4 डायमेंशनल था, आपको ध्यान होगा 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में थी डायरेक्ट इक्वेशन, तो हमने तो सीधे सीधे 1 ले लिया था, साई डेकर साई ले लिया था। देखिए साई डेकर साई 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म में इस तरह से होगी, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, सीधा सीधा ये है, ये इक्वेशन आ गई। और दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लिक्विड्स। लिक्विड में जो इक्वेशन कंटिन्यूटी आती है वो यही आती है। तो वेव फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड से लिंक्ड होता है, और पार्टिकल के मोशन के कारण प्रोबेबिलिटी वेरी करती है। जब प्रोबेबिलिटी वेरी करेगी तो वेव फंक्शन चेंज होगा, और प्रोबेबिलिटी में वेरिएशन ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहलाता है। कि प्रोबेबिलिटी करंट बह रहा है एक तरह से, कि मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसका वेव फंक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है धीरे धीरे। प्रोबेबिलिटी एक करंट कह दिया एक तरह से ना, कि पार्टिकल की पोजीशन मोशन के हिसाब से क्या हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, तो उसे प्रोबेबिलिटी करंट कह देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज सिमिलर टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, रो एंड जे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और करंट डेंसिटी कहलाते हैं। मैंने छोटे छोटे नोट लिख रखे हैं, उन्हें भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे जो हमने लिया है रो इज टू साइड अगर साई और जे इज टू सी, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये लिया जाएगा। और नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में भी जो हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली थी, उसमें भी यही आता था। रो इज टू समेशन साई स्टार साई आता था और जे इज टू समेशन साई स्टार अल्फा साई आता था। यह मैंने समझा भी रखा है, जो अभी आपको लैम्डा और सिग्मा में लिया था, यहाँ मैंने लिख रखा है कि लैम्डा 1 to 4 है और साई लैम्डा रिप्रेजेंट दी वेरियस वेव फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू x1 to x4 रेस्पेक्टिवली। 4 वेक्टर फॉर्मूलेज में x1 x2 x3 x4 लिए गए थे, और जो साई लैम्डा अभी मैंने दिखाया था लिखा हुआ, वह लैम्डा इसका 1 to 4 है, सिग्मा भी 1 to 4 है। तो इस तरह से वेरियस रिप्रेजेंटेशन है, ये साई लैम्डा स्टार साई सिग्मा साई लैम्डा साई सिग्मा, ये लैम्डा इज टू 1 to 4, साई सिग्मा भी सिग्मा इज टू 1 to 4। ये नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे साइज, जितने भी साई हैं, साई लैम्डा और साई सिग्मा, क्या नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेम वेव फंक्शन में होगी, जैसे साई स्टार लैम्डा साई लैम्डा डी टाउ, जो भी स्पेस है 1 डायमेंशन, दिस इज 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन डिफरेंट वेव फंक्शन साई लैम्डा साई सिग्मा डी टाउ इज इक्वल टू 0, ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होगी। और यहाँ अल्फा क्या है, 4/4 मैट्रिक्स है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं जो फ्री पार्टिकल ड्रैग इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन पर। फ्री पार्टिकल ड्रैग इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन एस आई इक्वल टू ई साई थी, एस आई इक्वल टू ई साई, ये किसके लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसके पार्टिकल के लिए क्या लिख सकती है, ड्रैग इक्वेशन में क्या लिखा सकता है, ई एस साई इक्वल टू ई साई। क्यों, एस साई इक्वल टू श्रोडिंगर इक्वेशन थी, और ड्रैग की इक्वेशन में कैसे लिखी जा सकती है, ऐसे, क्योंकि आपने एच ड्रैग ने क्या लिया था, सी अल्फा डॉट पी, ऐसे लिया था, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ये मैंने बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। तो एस साई इज इक्वल टू ई साई, तो एच तो ये पूरा हो गया, इसमें साई कर दो इज इक्वल टू ई साई कर दो, तो यही लिख दिया आपने कि एस साई इज इक्वल टू ई साई जो होगा, एच तो ये था ड्रैग की नोटेशन में, तो एस साई इज इक्वल टू ई साई को ऐसे लिख सकते हैं। और अल्फा डॉट पी क्या है, अल्फा डॉट पी है अल्फा 1 p1 प्लस अल्फा 2 p2 प्लस अल्फा 3 p3, या अल्फा एक्स पी एक्स अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड, तो वो ही नीचे लाइन में लिख दिया, ये प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर साई इक्वल टू ई साई। ये ड्रैग इक्वेशन है फ्री पार्टिकल के लिए ये। और यहाँ पे आपको पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, मैट्रिसेस थी, और अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड और बीटा की वैल्यूज मैट्रिस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस हम पहले बता चुके हैं, जो अभी पुराने नोट्स में मेरी इक्वेशन थी 40 41 42 43 और 52, तो उसमें बता चुके हैं। तो ये जो ये इक्वेशन है आपकी, ये वाली सी अल्फा एक्स पी एक्स, अल्फा की वैल्यू रख दो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अल्फा एक्स की वैल्यू रख दी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अल्फा वाई की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा जेड की वैल्यू रख दीजिए, बीटा की रख दीजिए। तो यहाँ आ गया, देखो सी के स्थान पर तो सी आ गया,
अल्फा एक्स की मैट्रिक्स रख दी है और पी एक्स के स्थान में पी एक्स आ गया, तो सी अल्फा एक्स पी एक्स हो गया। अल्फा एक्स पहले हम बता चुके हैं आपको। इसी तरह से सी अल्फा वाई और पी वाई, सी अल्फा जेड और पी जेड, ये रख दिया, प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर आएगा, तो नीचे आ गया, प्लस बीटा मैट्रिक्स रख दी, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर इंटू साई होल ऑपरेटेड बाई साई इज इक्वल टू ई साई, ई और साई। ये सब पहले डिस्कस हो चुका है 4 वेक्टर फॉर्मूलिज्म में। इस तरह से मैंने क्यों लिखा है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। इसे तो इस मैट्रिक्स को खोल के तुम 4 इक्वेशन बना सकते हैं। फोर साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको पता होगा मैट्रिक्स खोल के कैसे लिखते हैं। तो इन्हें जैसे सी का पहले से ले लो, पी एक्स ले लो, फिर सी का पहले से ले लो, फिर पी वाई ले लो, इससे मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप इससे? आप लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर साई वन, ये देखो एम नॉट सी स्क्वायर साई वन प्लस सी पी जेड साई थ्री। अब मैट्रिक्स खोलना आता है आपसे उसे, सी पी जेड साई थ्री, समझ गया ना, साई थ्री। इस तरह से आप लेंगे और दिखाएं, प्लस सी पी एक्स माइनस आई पी वाई साई फोर इज इक्वल टू ई साई वन। ई साई वन ये आ गया। साई वन में क्या है यहाँ पे? एम नॉट सी स्क्वायर। दोबारा दिखाते हैं आपको, साई वन के साथ क्या है? अच्छा, दोबारा साई वन के साथ एम नॉट सी स्क्वायर, क्यों? ये रहा वन, बाकी जीरो है। इसमें वन कहाँ है? यहाँ वन है। तो पी एक्स कौन सा नंबर पे? चौथे नंबर पे। सी पी एक्स और कौन सा नंबर पे? चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर मीन्स सी पी एक्स साई फोर। इस तरह से तो मैट्रिक्स खोल लिया, उनकी 4 इक्वेशंस बना दी हैं आपकी। ये 4 इक्वेशन आ गई मैट्रिक्स खोल के। इन्हें थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, इन इक्वेशंस को रीअरेंज मीन्स लेफ्ट राइट कर दी टर्म्स। जैसा आपको ये दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है, ये वाली टर्म जो है साई वन है, इसमें भी साई वन है, तो ये साई वन है। तो देखो यहाँ पे लिया है हम ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर साई, इस टर्म को यहाँ लिया है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर साई वन आ गया। इसे भी इधर लाएंगे तो माइनस सी पी जेड आ जाएगा, इसे इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये सब आ गया, इक्वल जीरो हो गया। तो सारी टर्म्स को क्या लिया है? राइट साइड में लिया है और इक्वल टू जीरो आ गई। इसी तरह से और भी तीनों इक्वेशन बना ली, ये आ गई। और आपको पता है पी एक्स क्या है? पी एक्स ऑपरेटर था और पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। इसी तरह से पी वाई की वैल्यू होती है माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई। ऐसे ही पी जेड होता है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यूज रख दी, तो जो 4 इक्वेशन थी वो ऐसे हो जाएंगी। पी एक्स पी वाई और पी जेड की वैल्यूज रखने पे 4 इक्वेशन ये हो गई। इन्होंने 12 13 14 15 के दिया। ये साई में इक्वेशंस आ गई 4। तो प्लेन वेव सॉल्यूशन जो होता है साई का, वो आप सबको पता है कि साई का प्लेन वेव सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको दिखने लगे। साई का प्लेन वेव सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में होता है, आप पढ़ चुके हैं।
साइज आपने साई क्या लिया, साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से पढ़ चुके हैं आप, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से पढ़ चुके हैं। या आप पहले पढ़ते थे वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ऐसे पढ़ते थे ना, या वाई इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स, कुछ इस तरह से पढ़ते थे, कॉस के एक्स। अगर थोड़ी टिपिकल वे में लेनी है तो उसे साइन और कॉस दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ई टू पावर के एक्स, ई टू पावर आई के एक्स, ई टू पावर आई के एक्स। ये इसमें क्या मीनिंग होगा ई टू पावर आई के एक्स का, ई टू पावर आई के एक्स मीन्स कॉस के एक्स प्लस आई साइन के एक्स, इस फॉर्म में ले लो। और अगर टाइम इनकॉर्पोरेट करना चाहो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाता है। तो इस तरह का प्लेन वेव सोल्यूशन होता है। तो सबसे आसान है ये कि इन इक्वेशन का सोल्यूशन इस फॉर्म में हो सकता है। जे ले लिया वहां पे, वेयर जे इज इक्वल टू 1 2 3 4, और यू जे क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया, जिसकी वैल्यू अभी पता लगी क्या होगी। तो हमारे पास जब हम इसे इस फॉर्म में ले लेंगे, साई जे सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा हमारा, किसमें, इन सब में, इन सब में साई 1 साई 3 साई 4 साई 2 साई 3 साई 4 साई 3 साई 1 साई 2 साई 4 साई 3 साई 2, ठीक है ना। इस तरह से इनमें क्या होगा, इनमें होगा साई जे इज इक्वल टू यू जे की फॉर्म में। प्लेन वेव सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर क्या होगा आगे, ऐसा हो सकता है। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, अब इक्वेशंस ये बन जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे साई 1 आया हुआ था, यहाँ पे क्या आया हुआ था, साई 3 आया हुआ था, यहाँ पे साई 4 आया हुआ था। इसी तरह से साई 2 साई 3 साई 4 आए हुए थे। तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएंगे 17 18 19 20। तो हमारी 17 18 19 में बन गई ना इक्वेशन। जो 17 18 19 20 बनी है हमारी इक्वेशन, अब वो यू में आ गई है। अब उनके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, अगर उन्हें सॉल्व करना है तो आपको पता है अगर 4 इक्वेशन दिए हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए आप उनके कोफिशिएंट्स की डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, उसे 0 के बराबर रख देते हैं। ये हमें पता है। अगर हमारे पास अगर 4 इक्वेशंस होती हैं, सपोज ए एक्स 1 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स 3 प्लस डी एक्स 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये इक्वल टू 0, दूसरी है ए 1 एक्स 1 प्लस बी 1 एक्स 2, इस तरह से मान लिया है, ऐसा करके है इक्वेशन। फिर ए 2 बी 2 ए 3 बी 3 ऐसे बन जाती है ना इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होती हैं, इनकी डिटर्मिनेंट बना देते हैं कोफिशिएंट की। कैसे, ए बी सी डी ए 1, ये यहाँ से 1 हटा दो, ए 1 बी 1 सी 1 डी 1 ए 2 बी 2 सी 2 डी 2, ऐसी डिटर्मिनेंट बना के 0 रख देते हैं अगर 4 इक्वेशन होती हैं तो। इसी इसी तरह से हमने इन इक्वेशन को किया है, इनके कोफिशिएंट्स को क्या कर दिया, u1 u2 u3 4 के सब 0 के बराबर रख दिए। ये डिटर्मिनेंट बना के, तो डिटर्मिनेंट बन गई, कोफिशिएंट रख दिए 0 के बराबर, डिटर्मिनेंट बन गई। उस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रख दिया। द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दोज 4 इक्वेशंस। इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो 0 0 0 0 आए हुए हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो काफ़ी सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। केवल क्या बचेगा, ये बचेगा। आप डिटर्मिनेंट बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। ये बच गया, ये बचने का मतलब क्या आ गया, ई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस दिस, और इसे ई प्लस ई माइनस कह दिया। ई प्लस ई माइनस मीन्स ई प्लस की वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट के बाहर वाली, मतलब ई प्लस क्या होगा, इसमें ई प्लस क्या है, ई प्लस अगर लेना है, ई प्लस है इक्वल साइन
हाँ सॉरी प्लस लगा देंगे, एक मिनट रुक जाओ। अगर ई प्लस का मतलब हो गया ई प्लस इक्वल टू इक्वल प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर टू द पावर हाफ, ये सी ई प्लस हो गई। ई माइनस द सेम वैल्यू विद नेगेटिव साइन, दिस हाफ, ये ई माइनस हो गई। ये प्लस माइनस जिस क्रम में उसी क्रम में रहेगा, तो ई प्लस ई माइनस मान लिया इससे, ये आ गया। यही ये तो करेक्ट रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन आ गया। फिर यही रिलेटिविटी में हम पढ़ते आए हैं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, तो करेक्ट रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन मिल रहा है उससे। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी कि इक्वेशन 19 और जो 20 हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं, इक्वेशन किसके 19 और 20, उनके सॉल्यूशन इस तरह से, इस तरह के होंगे, इस काइंड में होंगे, इस तरह से आएंगे। क्या u1 इज इक्वल टू सी पी एक्स डिवाइडेड बाई ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, u2 इज इक्वल टू सी पी एक्स प्लस आई पी बाई ई माइनस डिवाइडेड बाई ई माइनस माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, u3 इज इक्वल टू 1, u4 इज इक्वल टू 0 एंड u1 इज इक्वल टू सी पी एक्स माइनस आई पी वाई डिवाइडेड बाई ई माइनस माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, u2 इज इक्वल टू माइनस सी पी जेड डिवाइडेड बाई ई माइनस माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, u3 इज इक्वल टू 0 एंड u4 इज इक्वल टू 0। इन हमने 23 और 24 कह दिया। इसी तरह से इस सॉल्यूशन थोड़े से घुमा के लिखे जाएंगे। 17 और 18 के सॉल्यूशन भी ऐसे होंगे, इक्वेशन नंबर 17 और 18। इक्वेशन नंबर 17 18 के सॉल्यूशन क्या होंगे, वो इस तरह से होंगे u1 u2 u3 u4, u1 u2 u3 u4, इस तरह के। अगर इन सॉल्यूशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, चार सॉल्यूशन की फॉर्म में लिए ना, कौन सी 23 24 25 26, इक्वेशन नंबर 23 24 25 26, तो इन चारों को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें और एक चीज क्या कर लें, ये जो पी एक्स माइनस आई पी वाई है, पी एक्स प्लस आई पी वाई है, इसे थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लें। ये मान लें p प्लस पी एक्स प्लस आई पी वाई और p माइनस पी एक्स माइनस आई पी वाई मान लें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो आपके सॉल्यूशंस चार आएंगे। जिन चार सॉल्यूशन को हमने क्या मान लिया है, उन चार सॉल्यूशंस को हमने मान लिया है काई प्लस, पहला वाला है काई प्लस विद अप एरो, दूसरा वाला है काई प्लस विद डाउनवर्ड एरो, तीसरा सॉल्यूशन है, अभी तीसरे को छोड़ देते हैं यहाँ पे, पहले दूसरे की बात करते हैं। तो वो जो पहला इक्वेशन का सेट था कौन सा 23, उसका यहाँ लिख लिया था u1 u2 u3 और u4, ये ऐसे लिख लिया मैंने। तो ये तो क्या होगा काई दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये जो आपने लिखा है ऊपर लिखा है काई अप एरो और पॉजिटिव, कौन सा ये वाला काई लिखा है ना, ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख लिया सॉल्यूशंस u1 u2 u3 और u4, ये हो गया, इसे काई प्लस कह दिया अप एरो। इसी तरह से जो सेकंड सेट आया था क्वेश्चन 24 में u1 u2 u3 u4, उन्हें लगा दिया यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा काई विद डाउन एरो मिल जाएगा, ये मिल गया। अच्छा ये मैं पहले गलती से ऊपर का सॉल्यूशन ले गया था, तो 25 26 वाले ये सॉल्यूशन है दोनों, और 23 और 24 वाले ये वाले सॉल्यूशन हैं नीचे। ये हमने कुछ नहीं किया, मैट्रिक्स में u1 u2 u3 u4 रख दिए हैं बस सीधे। यहाँ एन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सेटिस्फाई करता है काई डेगर काई इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन ये वाला लेते तो हमारा आ जाता काई प्लस होल डेगर इंटू काई डेगर इज इक्वल टू 1, ये आ जाता। ये डेगर है जो मैं मोटा सा कर दिया, और अंदर क्या प्लस साइन है, तो काई डेगर काई इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ये,
U1 star U1, U2 star U2, U3 star U3, U4 star U4 इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन नंबर 27 1 ले लें, इसमें यही लगा दें U1 स्टार U1, U2 स्टार U2, इस तरह से लगा दें। 27 1 देखते हैं कौन सी है 27 1। हाँ ये रही, ये 27 1 है, ये वाली मानी मैंने। कौन सी? ये वाली। U1 क्या है 1, U2 क्या है U1 है, ये U1 है 1, ये U2 0 है, ये U3 है, और ये क्या है U4 है। तो हमें क्या लगाना है? U1 स्टार U1 है, U1 प्लस U2 स्टार U2, इस तरह से लगाना है। भरोसा ही है ज़्यादा। U2 प्लस U3 स्टार U3 प्लस U4 स्टार U4, इस तरह से लगाना है। तो U1 स्टार U1 माने 1। तो देखो अब यहाँ दिखाया होगा, ये रहा U1 स्टार U1, U2 स्टार U2, U3 स्टार U3, U4 स्टार U4। और क्योंकि और एन का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि आपने क्या चीज़ निकाली है? आपने निकाली है साई अप प्लस साइन का डैगर मल्टीप्लाइड बाई काई अप प्लस इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन रखी है। तो इससे ये वाली क्वेश्चन आ गई है, इसे सॉल्व कर लो तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। यहाँ इनफैक्ट ये सी देखो ऊपर देखो, यहाँ पे आ रहा है, जब कॉमन लेंगे ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और पी जेड स्क्वायर, तीनों का सम आ गया, और पी एक्स स्क्वायर पी वाई पी जेड स्क्वायर को पी स्क्वायर कह दिया, तो ये आ गया यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 29। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। इसलिए साई को कैसे लिख सकते हैं? असली फंक्शन तो हमारा साई था, हमने साई को शुरू किया था, साई को क्या लिया था? यू जे ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, इस तरह से लिया था ना, इस तरह से लिया था के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। और यू को किस टर्म में ले लिया था? साई, और साई सॉरी यू को किस टर्म में ले लिया था? फिर फाइनल काई मान लिया था आपने फंक्शन। साई के स्थान पे क्या हो गया था? काई। और साई किसके टर्म में था? काई किसके फॉर्म में था? यू। तो बेसिकली साई क्या हो गया? काई एक्सपोनेंशियल ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, काई एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस कॉमन लीजिए, पी डॉट आर माइनस ई टी। ये भी आपको बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है एमएससी में। के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा, और ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है? एच न्यू इन टर्म्स ऑफ ई क्या होगा? सॉरी ओमेगा, ओमेगा ई इज इक्वल टू एच न्यू हो गया, और ओमेगा निकाल सकते हैं आप, ओमेगा इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू, या एच क्रॉस ओमेगा लिख देते हैं। क्यों? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई, आता 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये सब रिलेशंस आपको पता होंगे। और के इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, एच से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2 पाई एच बाई एच लैम्डा, और आपको पता है लैम्डा एच डी ब्रोगली इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ पी लिखा जा सकता है, और एच बाई 2 पाई को एच क्रॉस लिखा जा सकता है। तो ये इस तरह से के का कन्वर्जन हो गया एच क्रॉस और पी में, इसी तरह से ओमेगा का कन्वर्जन हो गया एच क्रॉस और ई में।
टू पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई h न्यू डिवाइडेड बाई h, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ओमेगा की, और इज इक्वल टू E/h क्रॉस, इस तरह से एक सब्स्टिट्यूशन रख लिया, ओमेगा इज इक्वल टू E/h क्रॉस। तो ये सब आ गया, ये आ गया आपका साई इन टर्म्स ऑफ काई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो ब्रैकेट टर्म है ये वाली P.r माइनस ET, ये नंबर है, ऑपरेटर नहीं है, इसलिए लेफ्ट और राइट में दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमें रखना है साई, बेसिकली हमें यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे साई आएगा, यहाँ पे साई आएगा, ये आएगा साई। लेकिन साई में क्या है, काई एक्सपोनेंशियल इनटू समथिंग, काई एक्सपोनेंशियल ऑफ नंबर। तो यहाँ पे भी साई क्या है, काई इंटू एक्सपोनेंशियल नंबर, यहाँ पे भी साई क्या है, काई इंटू एक्सपोनेंशियल नंबर। तो एक्सपोनेंशियल नंबर को काट दीजिए तो काई काई रह जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन आ गई आपकी सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा नॉट स्क्वायर काई इज इक्वल टू ई काई। यहाँ काई क्या है, ऑर्थोगोनल है। वेव फंक्शन मैंने बताया था ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, यू भी सेटिस्फाई, साई भी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, काई भी करेगा और यू भी करेगा, ये सब ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में सेम स्टेट के वेव फंक्शन लगेगा और ऑर्थोगोनल कंडीशन में अलग अलग स्टेट का वेव फंक्शन लगेगा, जो मैंने लिख के ही बताया था। अभी दोबारा मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, अगर इसे रिवाइज करके देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो आज के लेक्चर में इतना ही बताते हैं, ख़त्म करते हैं। तो आज क्या बताया, एक तो ड्रेक इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताई। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।